हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11 के चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 6 मूल निवासियों का विस्थापन से रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा को जारी रखने और उनके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच कब युद्ध हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1861 से 65 में। 1861 से 65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच युद्ध हुआ। दासता विरोधियों की जीत हुई। दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर ही मिल पाई और तभी स्कूलों तथा ट्रेन बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने जहां अर्थतंत्र बागानों पर टिका हुआ नहीं था, दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उसे एक अमानवीय प्रथा बताया। दूसरा है, 1861 से 65 में दास प्रथा को बरकरार रखने के पक्षधर राज्यों और उन्मूलन का समर्थन करने वाले राज्यों के बीच युद्ध हुआ। तीसरा है, गुलामी विरोधी समूहों के विरोध के कारण दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी लोग गुलाम ही रहे और उनके बच्चे भी गुलाम ही रहे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। घर से बाहर काम करने वाले के लिहाज से दक्षिणी इलाके की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफ़ी गर्म थी और दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशों का यह अनुभव रहा था कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे। इसीलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लग गई, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने जहां अर्थतंत्र बागानों पर टिका हुआ नहीं था, दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उसे एक अमानवीय प्रथा बताया। 1861 से 65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच युद्ध हुआ। दासता विरोधियों की जीत हुई। दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर ही मिल पाई और तभी स्कूलों और ट्रेन बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1832 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। दूसरा है, उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वतत्वाधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न है। तीसरा है, अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन को आर्थिक और राजनीतिक विशेषाधिकार के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता था, लेकिन जब बात भारतीयों की आई तो वह बिल्कुल पलट गए। उपरोक्त में से सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा सही है।
1832 में संयुक्त राज्य के न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वतंत्राधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न है। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाले की थी, इंडियंस का मामला आने पर वह बिल्कुल उलट गए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया और चिरोकियों को अपनी जमीन के हक पर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भेज दी। जिन 15,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर किया गया, उनमें से एक चौथाई अपने आंसुओं की राह के सफर में ही मर खूब गए। अगला प्रश्न है, 1840 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में डैश चिन्ह मिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोने के। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया और यह आपाधापी का नाम है, जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का नाम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा की रेलवे का 1885 में। अगला प्रश्न है, स्थानीय आदिम समुदायों और यूरोप के सभ्य समुदायों के बीच के अंतर के अध्ययन के लिए डैश शुरुआत की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानव शास्त्र। अठारह सौ 40 के दशक से उत्तरी अमेरिका में मानव शास्त्र विषय की शुरुआत हुई। यह शुरुआत स्थानीय आदिम समुदायों और यूरोप के सभ्य समुदायों के बीच के अंतर के अध्ययन के लिए हुई थी। कुछ मानव शास्त्रियों ने यह स्थापित किया कि जिस तरह यूरोप में आदिम लोग नहीं पाए जाते, उसी तरह अमेरिकी मूल निवासी भी समाप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में 1840 के दशक में गोल्ड रश किसे माना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरोपीय लोग शीघ्र धन कमाने की आशा में अमेरिका की ओर भागे। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा की रेलवे का 1885 में। अगला प्रश्न है, जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने अमेरिकी फ्रंटियर को किस रूप में देखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूंजीवादी यूटोपिया। महान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने अमेरिकी फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवाद यूटोपिया के रूप में देखा। सीमाहीन प्रकृति और स्थान जिसके अनुरूप अपने को ढालती है, मुनाफे की सीमाहीन चाहत। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान के संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1770 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के नारे के तहत एकजुटता बनाई और पूरी दुनिया की राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। दूसरा है, संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को भी नहीं थी। तीसरा है, लोकतांत्रिक अधिकार और संपत्ति के अधिकार दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। आबादकारों ने
1770 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी, वह पुरानी दुनिया की राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। उनके लिए यह भी अहम था कि उनके संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं थी। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए था। एक कनाडाई मूल निवासी डेनियल पॉल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया था। इसके आधार पर उसने दलील दी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रोन्मुखी आंदोलन के बीज बोए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1934 में। गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा निभाने से रोका जाता था और साथ ही साथ नागरिकता के लाभों से भी वंचित रखा जाता था। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतरकारी कानून को जन्म दिया, 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशंस में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। अगला प्रश्न है, मूल निवासियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का बड़ा ही दारुण चित्र द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित हुआ। यह सर्वेक्षण किसके निर्देशन में प्रकाशित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेवाइस मेरियम। 1920 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त जनता को प्रभावित करने वाली बड़ी आर्थिक मंदी से कुछ साल पहले 1928 में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियम के निर्देशन में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशंस में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का बड़ा ही दारुण चित्र प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1950 से 60 के दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सरकारों ने मूल बंदिशों के सहमति से विशेष प्रावधानों को खत्म कर वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे। दूसरा है, 1954 में मूल बाशिंदों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में संयुक्त राष्ट्र की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशंस वापस नहीं लिए जाएंगे। तीसरा है, 1969 में सरकार ने घोषणा की वह आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं के विरोध में मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल पहला कथन असत्य है। 1950 और 60 के दशकों में संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारों ने मूल बाशिंदों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को खत्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया कि इससे वे मुख्य धारा में शामिल होंगे, अर्थात वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे। लेकिन मूल बाशिंदे ऐसा नहीं चाहते थे। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। कुछ ऐसी ही चीज़ें कनाडा में भी हुई। 1969 में सरकार ने घोषणा की कि वह आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शनों और वाद विवादों की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की। 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौता आधारित अधिकारों को स्वीकृति मिलने तक यह सवाल हल नहीं हो पाया,
परंतु इन अधिकारों की बारीकियों के बारे में बहुत से फैसले बाकी हैं और अब यह बहुत साफ है कि दोनों मुल्कों के मूल निवासियों ने 18वीं सदी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपनी संस्कृतियों को निभाने के अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी की है और ख़ास तौर से कनाडा में अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार की भी दावेदारी की है। ऐसी दावेदारी 1880 के दशक में उनके पुरखे नहीं कर सकते थे। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्वदेशी लोगों का एक और बड़ा समूह रहता है, उन्हें डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टॉरस स्ट्रेट टापुवासी। ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय थे। हर समुदाय की अपनी भाषा थी। देसी लोगों का एक और विशाल समूह उत्तर में रहता था। इसे टॉरस स्ट्रेट टापुवासी कहते हैं। एवा रीजनी शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि यह माना जाता है कि वे कहीं और से आए हैं और अलग नस्ल के हैं। 2005 में कुल मिलाकर वे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.4% हिस्सा थे। अगला प्रश्न है, डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1606 में। यूरोपियों का ऑस्ट्रेलिया पहुंचना। 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। 1770 में जेम्स कुक बाटनी खाड़ी पहुंचता है जिसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स। 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई सिडनी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। 1642 में तस्मान द्वारा तस्मानिया की खोज की गई। 1770 में न्यू साउथ वेल्स का नामकरण जेम्स कुक द्वारा किया गया और 1788 में सिडनी की स्थापना हुई। 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। 1642 में तस्मान इस टापू पर पहुंचा। बाद में टापू का नाम तस्मानिया रखा गया। 1770 में जेम्स कुक बाटनी खाड़ी पहुंचता है जिसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स। 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई, सिडनी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों ने कैप्टन कुक की हत्या कहाँ पर की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हवाई में। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय आबादकारों, मूल निवासियों और जमीन के बीच आपसी रिश्तों का किस्सा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के किस्से से कई बिंदुओं पर मिलता जुलता है। हालांकि इसकी शुरुआत 300 साल बाद हुई। मूल निवासियों के साथ हुई मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उसके जत्थे के आरंभिक ब्यौरे मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उत्साहपूर्ण है। लेकिन जब एक मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी, हवाई में ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तब ब्रिटिशों का रवैया पूरी तरह से उलट गया, जैसा कि प्रायः होता आया है। इस तरह की एक घटना औपनिवेशिक ताकतों द्वारा बाद में दूसरे के खिलाफ किए गए हिंसक व्यवहार का औचित्य साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार। इसका 1850 होगा। कैनबरा को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। इसका 1911 होगा। और 6 राज्यों के साथ ऑस्ट्रेलिया संघ का गठन। इसका 1901 होगा। ऑस्ट्रेलिया का विकास। 1850 में ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार हुआ। 1851 में चीनी कूलियों का अप्रवास हुआ। 1855 में कानून बनाकर इसे रोका गया। 1851 से 1961 में गोल्ड रश हुआ। 1901 में 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण हुआ। 1911 में कैनबरा राजधानी बनाई गई और 1948 से 75 में 20 लाख यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यूरोपीय उपनिवेश के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका की तरह विविध नहीं था। दूसरा है, लंबे समय तक और बहुत मेहनत से विशाल भेड़ पालन और खनन स्टेशन स्थापित किए गए। उसके बाद अंगूर के बाग और गेहूं की खेती की गई। ये देश की समृद्धि का आधार बने। तीसरा है, जब राज्यों का एकीकरण हुआ और यह निर्णय लिया गया कि 1911 में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नई राजधानी बनाई जाएगी, तो इसके लिए एक नाम सुझाया गया था, बुल विट गोल्ड। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना भिन्नतापूर्ण नहीं था। भेड़ों के विशाल फार्म और खाने, उसके पश्चात मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बाग और गेहूं की खेती एक लंबी अवधि में और काफ़ी परिश्रम से विकसित हो पाई। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की बुनियाद तैयार की। जब राज्यों को मिलाया गया और 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी, तब उसके लिए वूल विट गोल्ड नाम का सुझाव दिया गया। अंततः उसका नाम कैनबरा रखा गया, जो एक स्थानीय शब्द कैनबरा से बना है, जिसका अर्थ है सभा स्थल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मानव शास्त्री की शीर्षक द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस की व्याख्या किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, W.E.H. स्टेनर। 1968 में एक मानव शास्त्री W.E.H. स्टेनर के एक व्याख्यान से लोगों में बिजली की तरंग सी दौड़ गई। व्याख्यान का शीर्षक द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस इतिहासकारों की मूल निवासियों के बारे में चुप्पी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखन के उस ढरे की भर्त्सना की गई जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाई वॉरंट वी टोल्ड। उन्हें मानव शास्त्रीय जिज्ञासाओं के रूप में नहीं, बल्कि विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदायों के रूप में, प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धतियों के रूप में समझना था। उन्हें ऐसे समुदायों के रूप में समझना था जिनके पास अपनी कथाओं और कपड़ा साजी, चित्रकारी, हस्तशिल्प कौशल का विशाल भंडार था, और वह भंडार सराहने, आदर और अभिलेखन के योग्य था। इन सब की तह में वह ज़रूरी सवाल था जिसे आगे चलकर हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक वाई वरंट वी टोल्ड में सामने रखा। इस किताब में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखन के उस ढर्रे की भर्त्सना की गई जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती थी। अगला प्रश्न है, 1820 से 1970 के दशक के बीच गुम हुए बच्चों से माफ़ी नाम के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब से मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 मई 1999। 1974 में गोरे ऑस्ट्रेलियाई की नीति का खात्मा, एशियाई और प्रवासियों को प्रवेश की इजाज़त मिली। 1992 में ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट द्वारा टेरा न्यूलियस की कानूनी अवैधता की घोषणा और 1770 के पहले से जमीन पर मूल निवासियों के दावों को मान्यता मिली। 1995 में आदिवासी और टॉमस स्ट्रेट टापुवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग किए जाने के मामले में राष्ट्रीय जांच हुई। 1999 में 1820 से 1970 के दशक के बीच गुम हुए बच्चों से माफ़ी नामे के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस मनाया जाने लगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 7 आधुनिकीकरण के रास्ते से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।